Assalamu alaikum. I hope you all are fine. So today we are going to continue our series of information security, that is CS 205. So basically आज जो है वो हमने लेक्चर नंबर 24 जो है वहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। सो ओवरऑल ये वीक नंबर 2 है। अच्छा, अब स्लाइड की हेडिंग से देख के पता चल गया कि हमने इसमें पढ़ना क्या है, दैट इज़ टिपिकल इंटरप्राइज आईटी नेटवर्क। अच्छा, अब स्टार्ट से जो हम कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मेंटेन करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज़ के वो ऑफिस या वो कंपनी या कोई भी एरिया जहाँ पे हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को बेसिकली एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं, तो वहाँ पे उस नेटवर्क का क्या ओवरले होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है, वो किस तरह से नेटवर्किंग डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती हैं और किस तरह हम इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो किसी टिपिकल कंपनी, किसी एंटरप्राइज में आईटी नेटवर्क का क्या सिनेरियो होगा, क्या स्ट्रक्चर होगा, वो हम इस टॉपिक में देखेंगे, ठीक है। व्हाट डज़ अ टिपिकल एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क लुक्स लाइक, कि एक बेसिक सा कोई एंटरप्राइज़ का नेटवर्क में सिक्योरिटी का जो उनका ओवरले है वो देखने में कैसा लगता है। सो देखने में ऐसा लगता है। यहाँ पे अब देखें, सबसे पहले ऊपर आपको नज़र आ रहा है ISP, दैट इज़ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। फिर ये है राउटर, इसको एज राउटर भी कह रहे होते हैं। एज राउटर नाम से पता चल रहा है कि भाई एज पे प्रेजेंट है, और फिर इसकी कुछ फंक्शनैलिटीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से इसको हम एज राउटर कह रहे होते हैं। तो इन सब डिवाइसेस को अचानक से देख के यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल, हम इनको डिटेल में इंशाल्लाह एक एक करके पढ़ेंगे आगे, ठीक है। इस तरह नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल आपके पास आ जाती है। फिर उसके बाद इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम, देन स्विच है आपके पास, फिर डेटा सेंटर स्विच, ठीक है। फिर सर्वर एंटीवायरस, फिर ये HIPS हिप्स, फिर एक्सेस स्विच, ठीक है। मतलब इन सबको हम जो है वो आगे डिटेल में पढ़ेंगे। फॉर द टाइमिंग यू नीड टू सी के यहाँ पे एक है डीमिलिटराइज्ड जोन। डीमिलिटराइज्ड जोन में आपके पास 3 मेजर पार्ट्स हैं। इसी तरह एक यहाँ पे रीजनल ऑफिस है, उसमें UTM है, यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट। सो सबसे पहले आपके पास आ जाती है बात एज राउटर की। एज राउटर क्या करता है कि लाइक आपका जो नेटवर्क है एंटरप्राइज़ का, आपकी कंपनी का, उस नेटवर्क से, उस सिस्टम ओवरले से बाकी कितने आउटसाइडर्स ने आके जो है वो कम्युनिकेट करना है, या कितने मतलब आउटसाइड नेटवर्क्स ने आके जो है वो कनेक्शन को डेवलप करना है, तो वो एज राउटर जो है वो एक फेस प्रोवाइड कर रहा होता है, इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। इसी तरह आपके पास आ जाती है नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल। अब फायरवॉल का बेसिकली क्या काम है कि जो आपका सिस्टम है उसको इंट्रूजन से जो है वो बचाना है। किस चीज़ की इंट्रूजन से, लाइक किस चीज़ के अटैक से, मेलवेयर अटैक्स, लाइक कोई भी इलीगल पर्सन या इलीगल यूज़र जो है वो अगर एक्सेस कर रहा है आपके सिस्टम को, आपके रिसोर्सेज को, तो फायरवॉल का काम होता है कि उन सब चीज़ों से जो है वो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है DMZ बेसिकली क्या होता है, डीमिलिटराइज्ड जोन। अच्छा, अब नाम से अगर हम देखें कि डीमिलिटराइज्ड जोन क्या होता है, तो फॉर एग्जांपल जो आपका लैन है, या जो आपका सिक्योरिटी ओवरले है, या आपकी कंपनी का जो एक सिस्टम है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी का, उसके बाहर कुछ इस तरह की डिवाइसेस लगा देना, या कुछ इस तरह की लेयर बना देना जो कहे कि ठीक है, अगर बाहर से कोई रिस्क आएगा, कोई अटैक आएगा, तो पहले मैं उसको फेस कर लूँगी, और इन केस के वहाँ से भी वो मतलब आगे चला जाता है तो फिर लैन इफेक्ट होगा। लेकिन जो डीमिलिटराइज्ड जोन होता है वो ऐसा जोन होता है आपकी इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी सिस्टम में, या ऐसी लेयर होती है जिसमें फॉर एग्जांपल कह लें कि उसमें मिलिट्री नहीं होती, लाइक वो आर्म्ड नहीं होता, वो सिक्योर नहीं होता, और वो बेसिकली एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा होता है, ठीक है। तो डीमिलिटराइज्ड जोन जो है वो हैकर्स और आपके सिस्टम के इन बिटवीन जो है एक लेयर का काम देता है। अच्छा, अब यहाँ पे जो 3-4 इसके पॉइंट्स लिखे हुए हैं, लाइक वेब सिक्योरिटी गेटवे, और उसके अलावा एप्लीकेशन सिक्योरिटी फायरवॉल, वेब सर्वर, और ईमेल एंटी स्पैम, ये सारे जो हैं ये यहाँ पे DMZ के जो हैं वो कंपोनेंट्स हैं आगे, लाइक DMZ में ये सारी चीज़ें जो हैं वो काउंट हो जाती हैं, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट है आपके पास IPS एंड NDLP। अब इसमें क्या है कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम एंड डेटा लॉस। तो इसमें क्या होता है कि बेसिकली अब यहाँ पे हम देखें अगर, तो ये आपको डिवाइस जो है वो नज़र आ रही है, तो आपके सिस्टम को इंट्रूजन से, लाइक इलीगल अथॉरिटीज़ और इलीगल एक्सेस से बचाने के लिए IPS होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम। और DLP डेटा लॉस जो है प्रोसेस, DLP, एक सेकेंड लेट मी सर्च, DLP डेटा लॉस प्रिवेंशन। अच्छा, अब ये एब्रीविएशंस की लिस्ट है, ये मैं एंड पे आपको डिस्प्ले भी कर दूंगी, यू मे टेक अ स्क्रीनशॉट। तो इस सब्जेक्ट में बेसिकली बहुत ज़्यादा एब्रीविएशंस हैं जो समटाइम्स कंफ्यूज करते हैं, सो इट्स बेटर कि आप उसको एक जगह पे लिखा हुआ रख लें अपने पास, ठीक है। अच्छा, डेटा लॉस प्रिवेंशन बेसिकली क्या होता है कि हम जो है वो
लाइक अगर आप किसी कंपनी के एम्प्लॉय हैं तो आप ये कंपनी का सेंसिटिव डेटा किसी आउटसाइडर को शेयर ना करें। सो डेटा लॉस को प्रिवेंट करने के लिए डेटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम होता है। फिर डिस्ट्रीब्यूशन स्विच है आपके पास, यहाँ पे ये रहा डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच क्या करता है कि आगे आगे डिस्ट्रीब्यूशन एसेसेस और मतलब अटैच होने की जगह प्रोवाइड करता है इन सिंपल वर्ड्स। फिर आपके पास है डेटा सेंटर स्विच एंड फायर वॉल्स, नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल, एसएस स्विच। इसी तरह एसओसी में आपके पास 3 चीज़ें आ जाती हैं। सिक्योरिटी ऑफ कंट्रोल में एक SIEM है, एक वर्चुअल मशीन्स हैं और कुछ बाकी टूल्स हैं। तो यहाँ पे देखें कि सिक्योरिटी इंफॉर्मेशन एंड इवेंट मैनेजमेंट और SOC स्टैंड्स फॉर सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर। ठीक है, तो मतलब ये इन सब की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं वो हम आगे आगे डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, उसके अलावा जो आपका एक सिक्योरिटी ओवरले होता है किसी भी एंटरप्राइज़ में, उसमें सिस्टम एंटीवायरस होता है। फिर होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम होता है। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बेसिकली क्या करता है कि आपके सिस्टम को इलीगल और अनऑथोराइज्ड एक्सेस से बचाता है। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट क्या होती है, UTM, कि आपका जो सिस्टम है उसमें लाइक एक ही डिवाइस में या कह लें कि एक ही बॉक्स में आपको सारे सॉल्यूशंस थ्रेट से रिस्क से बचने के लिए, अगर आपको एक जगह पे मतलब यूनिफाई होके एक जगह पे आपको थ्रेट्स से मैनेज होने के लिए अगर कोई रास्ता मिलता है तो हम कहते हैं कि UTM है। इस तरह मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट। ठीक है, तो ये तो आपका था कि एक बेसिक सा एंटरप्राइज होता है तो उसका जो है वो देखने में कैसा लगता है, ओवरले। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास मेजर कंपोनेंट्स। अच्छा, अब कोई भी अगर IT नेटवर्क है आपकी कंपनी में तो वही जो मेजर कंपोनेंट्स हम पहले पढ़ के आए हैं, एज आई हैड टोल्ड यू कि हम इनकी फर्दर डिटेल डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। तो सबसे पहले आपके पास आ जाता है एज राउटर। ठीक है, जो सबसे टॉप पे था और मैंने आपको कहा था कि एज पे है तो हम इसको एज राउटर कह रहे हैं। तो एज राउटर बेसिकली आपके वैन को लाइक बाकी मतलब जो भी आपका लाइक नेटवर्क है, नेटवर्किंग टोपोलॉजी है, उसको इंटरफेस प्रोवाइड करता है कि वो बाकी चीज़ों के साथ जाके अटैच हो सके, कनेक्ट कर सके। उसके अलावा ये एज फिल्टरिंग प्रोवाइड करता है, लाइक किसने आके अटैच होना है किसने नहीं होना। अगर कोई स्पैम या रिस्क है तो वहीं से वहीं उसको फ़िल्टर करके ड्रॉप आउट करवा देता है। ठीक है, इसी तरह डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस प्रोटेक्शन। तो डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है, लाइक अगर मल्टीपल रिसोर्सेज से, लाइक डिस्ट्रीब्यूटेड रिसोर्सेज से, बहुत सारे रिसोर्सेज से डिनाइल ऑफ सर्विस किया जाए तो हम कहते हैं ये डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक है। और डिनाइल ऑफ सर्विस क्या होता है कि अगर फॉर एग्जांपल मेरा एक ईमेल अकाउंट है, ठीक है, और क्या हो कि अगर फॉर एग्जांपल इस वक्त मुझे कहीं इंपॉर्टेंट ईमेल आती है तो मेरे सिस्टम में स्पेस और मेमोरी सब कुछ है इतना कि एक ईमेल आए मैं उसको रिसीव करूं और उसको रिस्पॉन्ड कर दूं। ठीक है, लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या होता है कि जो हैकर्स होते हैं या जो अनऑथराइज्ड इलीगल पर्सन होते हैं वो आपके सिस्टम को इतना फ्लड कर देते हैं, मतलब इतनी ज़्यादा आपको हैवी अमाउंट में स्पैम ईमेल्स रिसीव होंगी, बल्क अमाउंट में, कि हमारा जो सिस्टम है वो उसी की वजह से हैंग होने लग पड़ता है और हमें मतलब हम उसमें से इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन को फ़िल्टर आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक होता है। सो एज राउटर जो है बेसिकली उससे भी आपके सिस्टम को प्रिवेंट करवाता है। नेक्स्ट आपके पास आ गया नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स। ये बेसिकली क्या करती हैं, ये कैपेबल होती हैं APT अटैक को प्रिवेंट करने की। और अगेन मैंने इसीलिए एब्रीविएशंस यहाँ पे लिख के रखे हैं क्योंकि देर इज़ अ लॉट्स ऑफ एब्रीविएशंस और स्पेसिफिकली इन मॉड्यूल्स में तो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। सो यहाँ पे APT जो है एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट। अच्छा, अब एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट बेसिकली क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एडवांस्ड परसिस्टेंट थ्रेट इसको कहते हैं कि जो आपका मतलब हैकर होगा ना, जो भी, वो आपके सिस्टम का एक पार्ट बन के, लाइक एक क्लाइंट बन के उसी नेटवर्क में रहने लगेगा और इस तरह लगता है कि दिस इज़ द पार्ट ऑफ नेटवर्क, लेकिन एक्चुअली वो नेटवर्क का नहीं पार्ट होता, मतलब वो परसिस्ट कर जाता है। ठीक है, तो APT अटैक्स से बचने के लिए नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल्स होती हैं। इसी तरह मेलवेयर फिल्टरिंग ये प्रोवाइड करती हैं। फिर वेब सिक्योरिटी के हमारे जो वेब पेजेस हैं वो हम सिक्योर यूज़ करें या नहीं। फिर ईमेल सिक्योरिटी की ज़्यादा स्पैम ईमेल्स तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद एप्लीकेशन बैंडविड्थ फिल्टरिंग। ठीक है, ये वही है जो हमने अभी पढ़ा है पहले। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास आ गया डीमिलिटराइज्ड जोन। अब DMZ बेसिकली क्या होता है, जो मैं आपको वैसे प्रीवियस मॉड्यूल में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि लाइक इट सर्व्स एज अ लेयर बिटवीन रिस्क एंड योर डिवाइस। ठीक है, और इसके अलावा ये एप्लीकेशन सिक्योरिटी गेटवे को मतलब सेफ़ प्लेस प्रोवाइड करता है वेब सर्वर्स को। ठीक है, तो इसका क्या काम होता है कि अगर आपका जो लैन है या वैन है, मतलब जो भी आपका नेटवर्क है,
उसके सामने एक डीमिलिटराइज्ड जोन बन के खड़ा हो जाता है कि जो भी रिस्क या जो भी सस्पिशियस एक्टिविटी होगी वो पहले इसको इफ़ेक्ट करेगी, ठीक है। तो मतलब इट विल ट्राई कि ये जो है वो बाकी सिस्टम को मतलब परवेड होने से, हैक होने से बचा सके। फिर आपके पास इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है। अच्छा, अब यहाँ पे मैं वैसे तो बता चुकी हूँ कि इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम बेसिकली क्या होता है, लेकिन यहाँ पे देखें कि आपको ये सिग्नेचर बेस्ड नज़र आ रहा होगा वर्ड। तो सिग्नेचर बेस्ड का ऐसे क्या मतलब होता है? सिग्नेचर बेस्ड एक होता है और एक होता है लाइक नॉन सिग्नेचर बेस्ड या जो बिल्कुल एनोनिमस होता है। तो सिग्नेचर बेस्ड में क्या होता है कि हम इस तरह के थ्रेट से बचने के लिए पूरी प्रोसीजर प्रोवाइड करते हैं, जो थ्रेट्स हमें पता होता है कि ये थ्रेट एग्जिस्ट करते हैं सिस्टम में, ठीक है। तो हमें समझ लें कि पूरा कोड प्रोवाइड करते हैं कि हाँ ये इस थ्रेट से बचने का सोल्यूशन है, ये इस थ्रेट से। तो सिग्नेचर बेस्ड में ये होता है। और जो सिग्नेचर बेस्ड नहीं होते उसमें क्या होता है कि हम कुछ इस तरह की कोडिंग प्रोवाइड करते हैं कि अगर कोई अननोन रिसोर्स से या कोई नया सा सस्पिशियस अटैक हो गया तो फिर हम क्या करेंगे, कैसे बिहेव करेंगे। सो दिस वॉज द बेसिक डिफरेंस। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूशन स्विच। डिस्ट्रीब्यूशन स्विच में आपके पास ये डिस्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है डिफरेंट कनेक्टिविटीज़ के लिए, ठीक है। उसके अलावा डेटा सेंटर स्विच जो है वो डेटा सेंटर की फ़िल्टरिंग करता है। नेक्स्ट एसएस स्विच जो है वो यूज़र्स को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है कि यूज़र्स डिफरेंट टाइप्स के जो हैं वो आके कनेक्ट कर सकें, कनेक्शन ले सकें। फिर स्विच पोर्ट सिक्योरिटी एंड एसएस स्विच सिक्योरिटी। तो ओवरऑल इनका यही काम है कि जो आपके पास वैलिड यूज़र्स हैं सिर्फ वही आके सिस्टम के साथ इंटरकनेक्ट हों। फिर नेटवर्क एडमिशन कंट्रोल का एक वेरिएंट है। फिर उसके बाद ये इवेंट मैनेजमेंट में क्या होता है कि ये लॉगिंग एंड डैशबोर्ड फॉर इवेंट्स प्रोवाइड करती है। आपके सिस्टम में, आपके नेटवर्क में जो भी इवेंट्स अक्कर होने हैं उनका एक लॉग पूरा उनका एक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगी। और उसके अलावा डैशबोर्ड के जिस तरह एक डैशबोर्ड फॉर एग्जांपल यूट्यूब चैनल का एक डैशबोर्ड होता है, या फिर अगर कोई आप का गेमिंग सेटअप है तो उसके डैशबोर्ड में क्या होता है कि एक इंटरफेस होता है कि मेन सारी चीज़ों की एनालिसिस उसमें पड़ी होती है। इसी तरह रूट कॉज एनालिसिस ये जो इवेंट मैनेजमेंट है ये क्या करती है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एरर आ रहा है तो उसमें क्या रूट कॉज है या क्या मेन रीज़न है जिसकी वजह से एरर आ रहा है उसको बताती है और इवेंट्स को आपस में कोरिलेट कराती है। अच्छा, अब नेक्स्ट आ गया वल्नरेबिलिटी मैनेजर। एक है आपके एंटरप्राइज आईटी नेटवर्क में, और उसका क्या काम होता है कि वो वल्नरेबिलिटीज़ को स्कैन करता है और उसमें एसेट्स को ट्रैक करता है। वल्नरेबिलिटी मैंने आई गेस वीक 1 में आपको बताया था कि क्या होता है कि आपका सिस्टम कितने रिस्क से जो है वो वल्नरेबल है, कितने रिस्क से एक्सपोज किया जा सकता है, या इन फ्यूचर आपके सिस्टम में क्या क्या थ्रेट्स जो हैं वो अकर हो सकते हैं। सिस्टम एंटीवायरस जो है वो सिग्नेचर बेस्ड मालवेयर प्रिवेंशन है, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। सर्वर होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम जो है वो आपके होस्ट के एंड से जो है वो इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम मेंटेन रखता है, ठीक है। यूनिफाइड थ्रेट मैनेजमेंट पे भी हम बात कर चुके हैं। और इसी तरह मोबाइल डिवाइस मैनेजमेंट में क्या होता है कि काफ़ी सारे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जो हम मोबाइल डिवाइसेस को जो है वो सिक्योरिटी थ्रेट्स और सिक्योरिटी ब्रीचेस से बचाने के लिए पूरे सेटअप करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट है ये आपके पास लेक्चर नंबर 26। अच्छा, इसमें अब बेसिकली आपके पास OSI का जो है एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, ठीक है। और ये सिक्योरिटी आर्किटेक्चर ओपन सिस्टम्स इंटरकनेक्शन का ये बेसिकली क्या करता है, इसका वेरिएंट यहाँ पे MCQ के लिए एक बार देख लीजिएगा। ये बेसिकली एक टेक्निक डिफ़ाइन करता है। किस चीज़ की टेक्निक, किस चीज़ की स्ट्रेटजी के डिफ़ाइन की जा सकें सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स। आपकी कोई कंपनी है, आपका नेटवर्क है, उसमें क्या सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको कैसे हमने उसमें इंफॉर्मेशन को सिक्योर रखना है। और उसके अलावा वो करेक्टराइज़ करता है द अप्रोचेस टू सेटिस्फाई दोज रिक्वायरमेंट्स। उसने रिक्वायरमेंट्स भी बता दी और फिर वो तरीके भी बताएगा कि कैसे आप उन रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर सकते हैं। फिर उसके अलावा ये सिक्योरिटी अटैक्स को डिफ़ाइन करता है, मैकेनिज़म्स को एंड द सर्विस, ठीक है। अब सिक्योरिटी अटैक अकॉर्डिंग टू द OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है कि एक्शन दैट कॉम्प्रोमाइजेज द सिक्योरिटी ऑफ इंफॉर्मेशन ओन्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन के अगर पर्सन है कोई तो उसका पर्सनल डेटा जो भी है, और उसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन है तो ऑर्गेनाइजेशनल डेटा जो है, अगर कोई ऐसा एक्शन हो कि उसकी वजह से वो उनकी किसी पर्सन की या किसी ऑर्गेनाइजेशन की सिक्योरिटी जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही हो, सिक्योरिटी ब्रीच हो रहा हो, सिक्योरिटी लीक हो रही हो, तो हम कहते हैं दिस इज़ अ सिक्योरिटी अटैक, राइट। सो अब यहाँ पे आपके पास दो टाइप्स हैं, एक पैसिव और एक एक्टिव। पैसिव क्या होता है कि जैसे लोग साइबर सिक्योरिटी के कोर्स करते हैं, ठीक है, तो उसमें उनके कोई प्रैक्टिकल्स या इस तरह के भी होते होंगे, डेफिनेटली होते हैं।
मतलब इन ऑर्डर टू लर्न समथिंग, तो वो उसको हम कहते हैं कि पैसिव सिक्योरिटी अटैक है, विच इज़ इंटेंडेड टू लर्न और मेक यूज़ ऑफ सिस्टम इंफॉर्मेशन ओनली, ठीक है। लेकिन एक्टिव अटैक्स वो होते हैं जिसकी वजह से हमने लाइक जो भी हैकर्स होते हैं उन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन स्टील करनी होती है, कोई सिस्टम रिसोर्सेज को अल्टर करना होता है, ठीक हो गया। अब सिक्योरिटी सर्विस अकॉर्डिंग टू OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर क्या है कि इट इज़ अ सर्विस दैट इंश्योर्स एडिक्वेट सिक्योरिटी ऑफ द सिस्टम और डेटा ट्रांसफ़र, कि आपके पास जो भी सिस्टम है या उसमें जो भी डेटा ट्रांसफ़र हो रहा है वो क्या प्रॉपरली लाइक सफिशेंटली सिक्योर वे से ट्रांसफ़र हो रहा है या नहीं, तो हम ये कहते हैं कि सिक्योरिटी सर्विस है। और इसमें अगेन अकॉर्डिंग टू द OSI सिक्योरिटी आर्किटेक्चर आपके पास काफ़ी सारे जो है वो फैसेट्स आ जाते हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, which includes authentication, access control, data confidentiality, data integrity, non-repudiation and availability, right? इन सब को हम यहाँ पे देखते हैं। देखें, सबसे पहले आपके पास आ जाता है ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन में बेसिकली हम ये अश्योर करते हैं कि जो कम्युनिकेटिंग एंटिटी है, लाइक जो भी एंटिटी जो भी सिस्टम आपके सिस्टम से कम्युनिकेट कर रहा है वो वही है जिसको कम्युनिकेट करना चाहिए था, ठीक है, मतलब हम जिसको एक्सपेक्ट कर रहे थे। एसेस कंट्रोल में क्या होता है कि हम अनऑथराइज्ड इलीगल यूज़र्स की एंट्री को प्रिवेंट करते हैं। डेटा कॉन्फिडेंशियलिटी में क्या होता है कि हम अपने डेटा को कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, हाइड रखते हैं, मतलब जो लोग हमसे या हमारी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड नहीं है हम उनसे अपना डेटा जो है वो सीक्रेट रखते हैं। डेटा इंटेग्रिटी में क्या होता है कि जैसा डेटा सेंडिंग एंड से सेंड हुआ था वैसा ही रिसीविंग एंड पे रिसीव हो, कोई उसमें चेंजेस ना हो। नॉन रिपोर्टिएशन में क्या होता है कि जैसे कंपनी है, कोई एंटरप्राइज़ है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें डिफरेंट लोग हैं और हर स्टेप पे हर मतलब डिफरेंट एम्प्लॉयज़ हैं और उनको एक एक काम दिया गया। अब ये हो कि अगर कोई प्रोजेक्ट फॉर एग्जांपल लॉस में जा रहा है तो लोग जो है वो बैक ऑफ करना शुरू कर दें, यानी कि वो ये बात ही मानने से इनकार कर दें कि भाई ये मेरी ड्यूटी मिली थी या मुझे ये असाइन किया गया था, तो इसको कहते हैं बैक ऑफ करना, लाइक पीछे हट जाना। तो नॉन रिपोर्टिएशन में क्या होता है कि हम बेसिकली प्रोटेक्शन करते हैं कि कोई रिपोर्टिएट ना करे, लाइक बैक ऑफ ना करे या अपनी मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी से डिनाई ना करें, इनकार ना करें। अवेलेबिलिटी में क्या होता है कि जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं वो कौन से हैं, कितने हैं, वो अवेलेबल हैं या नहीं है जितने चाहिए थे, ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। सिक्योरिटी मैकेनिज़्म क्या होता है? इट इज़ अ फीचर, किस चीज़ का फ़ीचर है या फैसिलिटी है डिज़ाइन टू डिटेक्ट, प्रिवेंट और रिकवर फ्रॉम अ सिक्योरिटी अटैक। अब सिक्योरिटी अटैक कोई हो जाता है, सिक्योरिटी ब्रीच हो जाता है, तो उस सिक्योरिटी ब्रीच को से रिकवर कैसे करना है या उसमें जो भी लॉस हुआ है उसको कैसे रिकवर करना है या उस किसी सिक्योरिटी अटैक से बचना कैसे है या उसकी निशानदेही कैसे करनी है, उसको रिकग्नाइज़ कैसे करना है, दैट इज़ ऑल विच वी कवर इन सिक्योरिटी मैकेनिज़्म। और इसमें मोस्टली क्रिप्टोग्राफी आ जाती है। क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली क्या होता है, जैसे वो हम अक्सर आपने फॉर एग्जांपल, वैसे तो वो इंक्रिप्शन में भी आ जाता है, लाइक फॉर एग्जांपल आपका जो LMS है उसमें हम जब पासवर्ड लिख रहे होते हैं तो वो अगर आपने कोई डिजिट या कैरेक्टर इंटर किया है तो वो लाइक डॉट्स डॉट्स आपको नज़र आ रहे होते हैं, तो वो इंक्रिप्टेड होता है कि सिर्फ जो इंटेंडेड यूज़र्स हैं लाइक यूनिवर्सिटी का जो मैनेजमेंट सिस्टम है उस तक ही पहुंच सके। और क्रिप्टोग्राफी में बेसिकली बस यही होता है, ठीक है, मतलब इंफॉर्मेशन को सिर्फ उसी यूज़र को दिखाना जिसके लिए वो देखना ज़रूरी है। यहाँ पे ये ग्राफ है और इसमें काफ़ी सारे नए टर्म्स हैं जिनको यूनिवर्सिटी के टीचर ने भी एक्सप्लेन नहीं किया और ऐसा आगे भी इनका किसी टॉपिक में काम नहीं बन रहा, लेकिन ओवरऑल लेट मी टेल यू कि इसमें हो क्या रहा है। देखिए, अब फॉर एग्जांपल कॉन्फिडेंशियलिटी है, जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा सीक्रेट रखना है आपने इलीगल यूजर से, तो उसमें कौन कौन सी मैकेनिज्म इंक्लूड होती है? इनसाइफरमेंट, जैसे मैंने अभी आपको इंक्रिप्शन का बताया, और इसके अलावा जिसमें यस यस यानी कि वाई वाई लिखा हुआ है, राउटिंग कंट्रोल्स होते हैं उसमें। इसी तरह नॉन रिपोर्टिएशन की बात करें तो उसमें डिजिटल सिग्नेचर्स, डेटा इंटेग्रिटी और नोटराइजेशन, ठीक है, तो मतलब इस तरह से इसको रीड आउट करना है आपने। अच्छा, अब मॉडल फॉर नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें क्या होता है, एक सेंडिंग एंड है और एक रिसीविंग एंड है, लाइक रेसिपिएंट है और एक सेंडर है, और इन दोनों ये दोनों जो है वो ट्रस्टेड थर्ड पार्टीज़ हैं। ये कोई मतलब डिस्ट्रीब्यूटर भी हो सकता है, कोई आर्बिटर, मतलब कोई भी बंदा हो सकता है इन्फॉर्मेशन जो सीक्रेट इन्फॉर्मेशन सेंड और रिसीव कर रहा है। फिर देखें, सेंडर से जब सिक्योर मैसेज पहले जैसे डिजिटल से एनालॉग और एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं, समथिंग लाइक दैट, तो डेटा को पहले इस तरह इन्फॉर्मेशन में सेंडिंग एंड से उठा के किसी सिक्योर मैसेज की फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। फिर इंफॉर्मेशन चैनल पे वो मैसेज पास होता है, फिर वहाँ से डिक्रिप्ट होता है, फिर रेसिपिएंट तक पहुँच जाता है, ठीक है। और इंफॉर्मेशन चैनल में दरमियान में कोई ओपोनेंट्स, कोई रिस्क्स, कोई मेलवेयर्स, कोई थर्ड मतलब इंट्रूडर्स भी आ सकते हैं अटैक करने के लिए।
अच्छा, अब ये जो पूरा सिस्टम हमने पढ़ा है सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का, ये 1991 का है, लेकिन स्टिल इट प्रोवाइड्स अ बेसिक फाउंडेशन, इसलिए हम इसको इतनी डिटेल में पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाते हैं आपके पास न्यू आईटी फ्रंटियर्स, क्लाउड, मोबाइल, सोशल एंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स। देखें, अब अगर मैं कहूँ कि एस्पेक्ट्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लाइक आईटी जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम डायनामिकली जो है वो चेंज हो रही है, इवॉल्व हो रही है, ठीक है, तरक्की कर रही है। सो दीज डिस्ट्रप्टिव न्यू आईटी फ्रंटियर्स हैव सिग्निफिकेंट सिक्योरिटी कॉन्सिक्वेंसेस कि लाइक जो भी टेक्निक या जो भी एवोल्यूशन वक्त के साथ इन्वेंशन नहीं होती है, तो उसकी वजह उसके साथ मतलब हर इन्वेंशन के साथ कोई ना कोई इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट भी आ जाता है। तो अब यहाँ पे देखें कि ये आईटी जो है उसमें क्लाउड, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, मोबाइल और सोशल, ये सारा कुछ आ रहा है। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, अगर हम कंपैरिजन करें, और ये मकैफ़ी कोई वेबसाइट है जो रिपोर्ट्स पब्लिश करती है, उसके अकॉर्डिंग ये सर्वे है। तो पहले स्मार्टफोन कनेक्शंस लाइक 2015 में 3.3 बिलियन थे और 2020 में 5.9 बिलियन है, और अब तो 2023 में लाइक और ही फैक्ट्स एंड फिगर्स इंक्रीज़ हो गए होंगे। इसी तरह जो इसके अलावा डेटा डाउनलोड एंड अपलोड है, वो तो 2015 में आपके पास 8.8 जेटाबाइट्स था और अब जो है वो 44 तक हो गया। इसी तरह यूज़र्स कितने टेक्नोलॉजी वगैरह यूज़ कर रहे हैं, वो पहले 2015 में 3 बिलियंस थे और अब दीज हैव इंक्रीज्ड टू 4 बिलियंस। इसी तरह डिवाइस टाइप्स की अगर बात करें, तो जो वियरेबल डिवाइस हैं लाइक आपकी स्मार्ट वॉच, वो 2018 में 780 मिलियन हो गई और पहले 2015 में 200 मिलियंस थी। इस तरह टैबलेट्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइसेस, आईओटी डिवाइसेस वो होती हैं जो ब्लूटूथ या इस तरह की कनेक्टिविटीज़ के ज़रिए जो है वो आपस में फाइल्स ट्रांसफ़र कर सकें, डेटा शेयर कर सकें। अब आपको एक एग्जांपल दी गई है, जैसे आपके पास कोई ऑटोमोबाइल है, कोई कार है फॉर सपोज़, तो उसमें कितने पॉइंट्स हैं जहाँ से साइबर अटैक हो सकता है, सिक्योरिटी अटैक हो सकता है। तो देखें, जैसे अगर आप इफ़ यू आर यूजिंग अ स्मार्टफोन विद इन योर कार, तो डेफिनेटली दैट कैन सर्व एज एन अटैक सरफेस, ठीक है, तो वहाँ पे भी अटैक हो सकता है। इसी तरह यहाँ पे ब्लूटूथ, यूएसबी, उसके अलावा रिमोट कीज़, फिर यहाँ पे कीलेस एंट्री, तो मतलब जो भी सिस्टम आपका सिक्योरिटी से या मतलब टेक्नोलॉजी से कनेक्टेड है कार में, जितने भी पॉइंट्स, तो उन पे इजीली अटैक किया जा सकता है फ्रॉम द हैकर्स और इंट्रूडर्स। इस तरह वियरेबल अटैक सरफेस लाइक आपकी अगर स्मार्ट वॉच है, तो उसका ऑपरेटिंग सिस्टम, उसमें मेमोरी कार्ड अक्सर में डलते हैं, उसके अलावा सिम्स, और इस तरह वाईफाई से वो कनेक्ट हो जाती है, तो मतलब इन सब पे भी अटैक हो सकता है। इसी तरह जो क्लाउड मशीन्स होती हैं, क्लाउड मेमोरी का आपको आइडिया होगा कि वर्चुअल मेमोरी एंड ऑल दैट, तो दैट कैन ऑल्सो सर्व एज अ सरफेस वेयर साइबर अटैक्स कैन हैपन, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा ये कुछ यूआरएल्स और लिंक्स हैं, you may go there and explore these resources in case you want to, right? अच्छा जी, अब नेक्स्ट आपके पास है लेक्चर नंबर 28। अच्छा, अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले क्लाउड सिक्योरिटी अलाइंस। क्लाउड सिक्योरिटी अलाइंस में क्या होता है, लाइक क्लाउड सिक्योरिटी को हम कैसे प्रिवेंट करते हैं इलीगल एक्सेस से, ठीक है। अब इसमें एक पीडीएफ के फॉर्म में रिपोर्ट है या जर्नल है, दैट इज़ बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर मिटिगेटिंग रिस्क्स इन वर्चुअल इन्वायरमेंट्स, के जो आपके वर्चुअल इन्वायरमेंट्स हैं उनमें हम रिस्क्स को कैसे मिटिगेट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। वर्चुअलाइजेशन सिक्योरिटी में 3 चीज़ें आ जाती हैं, हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, आर्किटेक्चरल एंड कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड। आर्किटेक्चर और कॉन्फ़िगरेशन का आपको पता है, मतलब आर्किटेक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से या कॉन्फ़िगरेशन। अब नया टर्म आपके पास जो आया है, दैट इज़ हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर। हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर में क्या होता है कि आपके पास लाइक फ़िज़िकल डिवाइस एक होती है और उस पर काफ़ी सारे अंदर सॉफ्टवेयर्स चल रहे होते हैं। लाइक अगर फॉर सपोज़ जैसे हम गूगल क्रोम फॉर एग्जांपल अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ऑन करते हैं, तो इफ़ इन केस आपने अपने एक क्रोम ब्राउज़र पे काफ़ी सारे अकाउंट प्रोफाइल्स बनाए हुए हैं, देन यू विल हैव एन आइडिया व्हाट आई एम सेइंग। लाइक जैसे हम गूगल ब्राउज़र मतलब वेब ब्राउज़र ऑन करते हैं, तो आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि कोई एक अकाउंट सेलेक्ट करें। तो अगर मैं यही एग्जांपल दूँ कि समझ लें गूगल कोई आपके पास वेब ब्राउज़र मतलब कोई फ़िज़िकल डिवाइस है और उसके अंदर काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर या काफ़ी सारे मतलब वर्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं वो चल रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर, ठीक है।
अच्छा, अब ये कुछ सिक्योरिटी रिस्क्स आपके पास हैं। सबसे पहले है वीएम स्प्रॉल, यानी कि वर्चुअल मशीन स्प्रॉल, फिर सेंसिटिव डेटा विद इन अ वर्चुअल मशीन कह लें जिसको हम देख नहीं सकते, एनीथिंग विच वी कैन नॉट सी एंड टच इज़ वर्चुअल, ये तो हमें पता है, ठीक है। तो उसके अलावा सिक्योरिटी ऑफ ऑफलाइन एनवायरनमेंट वर्चुअल मशीन्स, फिर सिक्योरिटी ऑफ प्री कन्फिगर्ड गोल्डन इमेज वर्चुअल मशीन एंड लैक ऑफ विजिबिलिटी। सो इन सबको ज़्यादा डिटेल में अगर आपने देखना है तो वही जो प्रीवियस यूआरएल्स थे वहाँ पे जाके मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पे जो है वो एक दो डिस्कस की हुई हैं हमारे सिलेबस में। पहला रिस्क है वर्चुअल मशीन स्प्रॉल। इसकी वजह से इम्पैक्ट यानी कि इफ़ेक्ट इसका क्या होता है कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनको बहुत ज़्यादा क्विकली क्रिएट किया जा सकता है, वो सेल्फ प्रोविजनड होती हैं और उसके अलावा फ़िज़िकल सर्वर्स के दरमियान में मूव कर सकती हैं, और अवॉइडिंग कन्वेंशनल चेंज मैनेजमेंट प्रोसेस के इसकी वजह से, इस रिस्क की वजह से क्या होता है कि जो एक प्रॉपर एक चेंज मैनेजमेंट सिस्टम है वो अवॉइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि भाई देखने में लग रहा है कि फ़िज़िकल सर्वर्स के दरमियान में ईजीली मूव हो रहा है, बट इट कॉजेज प्रोलिफरेशन ऑफ वर्चुअल मशीन्स कॉजिंग परफॉर्मेंस एंड सिक्योरिटी रिस्क। प्रोलिफरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ में लाइक डाइव इन कर जाना, किसी चीज़ में एब्जॉर्ब हो जाना, अंदर तक चले जाना। तो वर्चुअल मशीन्स बेसिकली प्रोलिफरेट कर जाती हैं, लाइक आपकी जो फिज़िकल डिवाइस है उसको इन अ सेंस इंट्रूड कर लेती हैं, और इसकी वजह से क्या होता है कि बहुत सारे परफॉर्मेंस और सिक्योरिटी रिस्क्स जो हैं वो हो सकते हैं। अच्छा, अब इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है वर्चुअल मशीन स्प्रॉल को, कि एक वर्चुअल मशीन स्प्रॉल को कह लें कि प्रोलिफरेशन ऑफ वर्चुअल मशीन का आपके सिस्टम में जो है वो इंट्रूड कर जाना, ठीक है। तो इसके लिए पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स जो हैं वो वीएम लाइफ साइकिल मैनेजमेंट के हैं, डेवलप किए गए हैं, और विद द पैसेज ऑफ टाइम और भी इन पे काम हो रहा है। उसके अलावा कंट्रोल क्रिएशन स्टोरेज एंड यूज़ ऑफ वर्चुअल मशीन इमेजेस विद द इन अ फॉर्मल चेंज। अब इसको ठीक कैसे किया जा सकता है, लाइक कि हम एक प्रॉपर कंट्रोल सेटअप करें, और उसके अलावा हम ये देखें कि जो वर्चुअल मशीन्स हैं उनके इमेजेस आपके पास हों, ताकि हम एक अच्छा सा चेंज मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो फॉलो कर सकें, ठीक है। उसके अलावा डिस्कवर वर्चुअल मशीन एंड अप्लाई सिक्योरिटी कंट्रोल, और फिर आपका जो सिस्टम है, आपकी जो फिज़िकल डिवाइस है, उसमें डिस्कवर करें कि कौन कौन से ऑथेंटिक वर्चुअल मशीन्स हैं, कौन कौन से ऑथेंटिक चीज़ें हैं, डिवाइसेस हैं, और फिर उन पे अच्छे से सिक्योरिटी कंट्रोल अप्लाई करें, ताकि उसके अलावा जितनी भी एक्सेसिव हो उनको एलिमिनेट किया जा सके। उसके अलावा कीप अ स्मॉल नंबर ऑफ आइडेंटिफाइड गुड एंड बेस्ट इमेजेस ऑफ अ गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम सेपरेटली। उसके अलावा अगर कोई आपका ऑपरेटिंग सिस्टम एक्स्ट्रा भी है, एडिशनल भी है, तो वो भी बहुत कम मतलब लेस इन नंबर होने चाहिए, ठीक है, ताकि आपका जो सिस्टम है वो इजीली रिकवर किया जा सके। सो आई एम नॉट श्योर यू आर गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, लेकिन वीएम स्प्रॉल बेसिकली एक रिस्क है, जिसकी वजह से क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि हाइपरवाइजर सॉफ्टवेयर होता है। फॉर एग्जांपल कि एक सिस्टम के अंदर, एक फिजिकल डिवाइस, एक कंप्यूटर लैपटॉप के अंदर आपके पास बहुत सारे सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, ठीक है, एक ही तरह के समझ लें, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं। तो उनमें मतलब टू आइडेंटिफाई कि उसमें से लीगल कौन सा है और इलीगल, तो ये बेसिकली है वीएम स्प्रॉल, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आता है सेंसिटिव डेटा विद इन वर्चुअल मशीन। तो फिर क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जो आपके पास हाइपरवाइज़र सॉफ्टवेयर है, ये जो भी, तो उसमें क्या होता है कि अब एक ही फिज़िकल डिवाइस है आपके पास, है ना, और अंदर इतनी सारी वर्चुअल मशीन्स हैं, तो वो आपस में एक दूसरे के इमेजेस स्नैपशॉट्स कॉपी पेस्ट कर सकती हैं वाया यूएसबी या किसी कंसोल, किसी इंटरफेस के ज़रिए से, या फिर हाइपरवाइज़र के ज़रिए से। तो इन सब चीज़ों से बचना, मतलब ये भी एक रिस्क है कि भाई एक ही डिवाइस के अंदर इजीली स्नैपशॉट्स और वीएम इमेजेस जो हैं वैसे शेयर हो सकें। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हम कर सकते हैं कि इनक्रिप्ट डेटा, कि डेटा की इंक्रिप्शन हो जाए, ठीक है। उसके अलावा ऐसी पॉलिसीज़ हों जो रिस्ट्रिक्ट करें ऐसे इमेज और स्नैपशॉट शेयरिंग को। फिर इमेज चेंज मैनेजमेंट सिस्टम होना चाहिए विद अप्रूवल्स, के अगर लोग अप्रूव करें तो फिर ही इमेजेस शेयर होने चाहिए, अदरवाइज़ नहीं। फिर नेक्स्ट लॉगिंग एंड मॉनिटरिंग, ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि पूरा ट्रैक रखना इंफॉर्मेशन का। अच्छा ठीक है, अब ये 29 टू ऑनवर्ड्स, चलें 30 तक कर लेते हैं कंप्लीट। अच्छा, अब यहाँ पे सबसे पहले क्या है कि आपके पास फॉर एग्जांपल एक स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन की केस स्टडी दी गई है, ठीक है। इस केस स्टडी में आपको क्या बताया गया है कि एक समझ लें कोई कंपनी है, वो कराची में है, और उसका टोटल स्टाफ 70 है, और उस 70 टोटल स्टाफ में सिर्फ आईटी के जो बंदे हैं वो सिर्फ 10 हैं।
तो यहाँ पे एक बात नोट करें कि इतना बड़ा स्टाफ है और आईटी इतना मेन रोल प्ले कर रही है किसी भी उसमें, तो सिर्फ 10 जो एम्प्लॉयज़ हैं वो आईटी डिपार्टमेंट के हैं, फिर 8 मेन सर्वर्स हैं, फिर एक आपके पास जो है वो लाइक डीसी है, फिर उसके अलावा कोई डिज़ास्टर रिकवरी साइट नहीं है। और ये गलत बात है। डिज़ास्टर रिकवरी साइट क्या होती है कि मतलब लाइक ऑफ साइट या ऑन साइट कोई लाइक विद इन द कंपनी या कंपनी से थोड़ा दूर करके एक डिज़ास्टर रिकवरी साइट होती है, जो बेसिकली क्या करती है कि अगर आपका सिस्टम किसी वजह से ख़राब हो जाता है, उसमें कोई फॉल्ट कोई मतलब बैकलैश आ जाता है, तो उसको मतलब एक आपके पास बैकअप होना चाहिए, तो वो डिज़ास्टर रिकवरी है। लेकिन जिस कंपनी की फॉर एग्जांपल हम इस वक्त एग्जांपल देख रहे हैं उसमें नहीं है कोई। फिर आईटी सर्विस है ये, ओरिएंटेड बिजनेस डिलीवर टू। अच्छा, अब ये आईटी लाइक टेक की कोई कंपनी है और ये अपनी सर्विसेज बैंक्स को, टेलीकम्युनिकेशंस को और एंटरप्राइजेस को प्रोवाइड करती है। अगर इसके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर की बात करें तो ये छोटी सी आईटी ओरिएंटेड बिजनेस मतलब कंपनी है, लेकिन ये प्रॉफिटेबल बिजनेस है कि लाइक इससे फ़ायदा हो रहा है। मोस्टली केओटिक कल्चर विद नो डिफाइंड और डॉक्यूमेंटेड प्रोसेसेस, कि इसका कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा केओटिक है, लाइक कोई पैटर्न नहीं है, कोई टॉप मैनेजमेंट अच्छी नहीं है और कोई डिसिप्लिन नहीं है, कोई पैटर्न नहीं है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन लैक्स डिसिप्लिन, मैं बता चुकी हूँ। और क्वालिटी ऑफ रिसोर्सेज, लाइक जितने रिसोर्सेज अवेलेबल हैं वो लाइक राउंड अबाउट एवरेज ही हैं, कि बहुत ज़्यादा बहुत अच्छे नहीं हैं। आईटी के सेटअप की बात करें तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, लिनक्स भी है, फिर उसके बाद पीएचपी एप्लीकेशन और एएसपी डॉट नेट, ये सारी मिला के आपके पास तकरीबन 10 हैं। फिर विंडोज़ के आपके पास 8 से 10 डेस्क मतलब विंडोज़ 8 या विंडोज़ 10 के डेस्कटॉप जो हैं वो 50+ हैं। फिर एक आपके पास फायरवॉल है और उसके अलावा कोई डिज़ास्टर रिकवरी साइट नहीं है। एक एंटीवायरस है वो फ्री है। फिर उसके बाद कोई एक्टिव डायरेक्टरी नहीं है और कोई लाइसेंसिंग नहीं है। तो ये बात नोट करने वाली है कि हम कोई भी सॉफ्टवेयर या कुछ भी टूल इस तरह का यूज़ करें तो लाइसेंसिंग उसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है और इम्पॉर्टेंट होती है, राइट। लेकिन ये जो कंपनी हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें कोई है ही नहीं। अब सिक्योरिटी पोस्चर या उनके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो कोई सिक्योरिटी है ही नहीं, दैट इज़ कम्प्लीटली एबसेंट। ना कोई सिक्योरिटी हार्डनिंग हुई, ना सिक्योरिटी की वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट हुई, ना सिक्योरिटी मैनेजमेंट गवर्नेंस हुई, ना कोई स्टाफ है इसके लिए, और ना कोई मैनेजमेंट कमिटमेंट है दैट इज़ स्टोन एट द टॉप। सो अब सिक्योरिटी की रिक्वायरमेंट कैसे हुई कि जो कस्टमर्स हैं वो बैंक्स और टेलीकम्युनिकेशंस के हैं, और उन्होंने रियलाइज़ किया कि हम जिस कंपनी से अपनी सर्विसेज ले रहे हैं उसका तो सिक्योरिटी पोस्चर ही ख़राब है, ठीक है। तो अब हमें चाहिए क्या, हमें आईएसओ का ये जो वाला जो वर्जन है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम का, इस सर्टिफिकेशन को हमें जो है वो इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। सो किस बात से चेंज आया कि जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट थी, लाइक जो डीन थी या जो हेड्स थे, उन्होंने सिक्योरिटी क्वेश्चंस अपने क्लाइंट से फेस करना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि बैंक्स और टेलीकम्युनिकेशन से लाइक उनके क्लाइंट्स थे ना, तो उन्होंने सिक्योरिटी पे क्वेश्चन रेज करना शुरू कर दिया कि क्यों नहीं है सिस्टम। इसी तरह चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर जो है उसने सिक्योरिटी कंसल्टिंग किसी कंपनी को, फॉर एग्जांपल कोई आपकी कंपनी है, आपने सर्विस प्रोवाइड करनी है, तो उन्होंने अप्रोच किया आपको फिर पेन टेस्टिंग के लिए, लाइक देखने के लिए कि बताओ इसमें क्या फॉल्ट है क्या नहीं है। तो फिर कंसल्टेंट एडवाइसेस प्रोजेक्ट, तो समझ लें कि आपकी कंपनी ने उनको मशवरा दिया, एडवाइस की कि सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर से गुजरें। सिक्योरिटी ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसीजर से जब हम गुजरे तो प्रोजेक्ट को इनिशिएट करने में, स्टार्ट करने में 2 महीने लगे। फिर पहला स्टेप था सिक्योरिटी हार्डनिंग का। ये सब हम बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टार्ट में पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं बार बार नहीं बता रही, ठीक है। अगर लेकिन वो आपने नई लेक्चर्स देखे, यू मे गो बैक और पहले आप ये वाला पूरा साइकिल कंप्लीट अच्छे से देख लें। तो अच्छा, सिक्योरिटी हार्डनिंग जो है उसमें 6 मंथ्स लगे। फिर जो वल्नरेबिलिटी मैनेजमेंट थी उसको कंप्लीट करने में 1 मंथ लगा। फिर सिक्योरिटी इंजीनियरिंग में 1 मंथ लगा। और फिर आईएसओ से सर्टिफिकेशंस और गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट, इस सब में जो है वो 3 मंथ लग गए, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि जो कंपनी थी उसमें कोई प्रोसेस नहीं था, लाइक प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं थी। उसके अलावा ऑर्गेनाइज्ड कल्चर नहीं था, केओटिक था, इरेगुलर, अनडिसिप्लिन था, जिसकी वजह से सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना मुश्किल हो रहा था। एडहॉक कल्चर इज़ डिफ़िकल्ट टू ट्रांसफॉर्म, के इस तरह के जो कल्चर्स होते हैं उनको ट्रांसफॉर्म करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ठीक है। और एडहॉक कल्चर बेसिकली ये होता है कि हम कुछ ऐसा करें जो पहले से प्री प्लान्ड ना हो, ठीक है। तो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट, सपोर्ट एंड कमिटमेंट, लेकिन सक्सेसफुली ये सारा कुछ बाद में क्यों हो पाया? क्योंकि जो एग्जेक्टिव मैनेजमेंट थी दैट टुक द मैटर सीरियसली
और उन्होंने इस चीज़ को सीरियस लिया कि हाँ भाई अब हम टॉप क्लाइंट से क्वेश्चन फेस कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ करना ज़रूरी है। ठीक हो गया। अच्छा जी, ठीक है। हम ये कौन सा लेक्चर है, लेक्चर नंबर 30, इसको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं सो दैट ये पार्ट बहुत ज़्यादा लेंथी ना हो जाए। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। फ्रॉम टुडे वी हैव कवर्ड द लेक्चर्स फ्रॉम 23 to 29। और इसमें अगर कोई भी क्यूरी या कन्फ्यूजन हो सो यू कैन ऑलवेज ड्रॉप अ कमेंट, एंड इफ़ you are new to this channel then don't forget to subscribe and hit the bell icon as well. See you soon. Till then, Khuda Hafiz.